हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान। ठीक है, देखिए सामाजिक विज्ञान का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान क्लास 10 पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में देखा जाएगा। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप 2024 ठीक है मेरे प्यारे बच्चों 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 95% यही आएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यही 95% आएगा। जो सवाल जो सभी जितने भी हमने सवाल इस वीडियो में लेकर आए हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सभी क्या हैं बार बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। उसमें क्या क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा, लघु उत्तरी प्रश्न भी हैं हमारे पास इस वीडियो में। ठीक है, और दीर्घ उत्तरी भी प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न देखिए यहाँ पर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। ठीक, लघु उत्तरी प्रश्न और देखेंगे हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, देखिए लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, यही सब आज इस वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए हमारे पास प्रश्न क्या दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न पहले देखेंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न में दिया है क्या कि विलियम प्रथम 1861 ईस्वी में कहाँ का शासक बना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो विलियम प्रथम था 1861 ईस्वी में कहाँ का शासक बना, तो ऑप्शन ए में है प्रसा, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन सी में है सार्डिनिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ऑप्शन डी में है इटली। ऑप्शन डी में इटली। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो विलियम प्रथम है वो 1861 में प्रसा का, ठीक है, प्रसा का शासक बना। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसा। अब देखिए प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। जो महात्मा गांधी थे वो अफ्रीका गए थे, तो वहाँ से भारत कब आए, तो वही हमसे पूछ रहा है। वर्ष 1915 ईस्वी में, और यहाँ पर ऑप्शन बी में दे रखा है वर्ष 1916 ईस्वी में, और सी में दे रखा है वर्ष 1918, और डी में दे रखा है वर्ष 1920 ईस्वी में। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत वापस लौट कर आए थे। कहाँ से, अफ्रीका से। अब देखेंगे हम प्रश्न 3 कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए है पोरबंदर, और ऑप्शन बी में दे रखा है दांडी, और ऑप्शन सी में वर्धा, और ऑप्शन डी में दे रखा है चंपारण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, चंपारण। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दांडी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ चालू किया था, दांडी में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हैं आगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न चौथा यानी प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि विश्व में प्रथम मित्र राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल है। सभी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए पहला ऑप्शन में दे रखा है क्या, ब्रिटेन, और ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन में दे रखा है फ्रांस, और ऑप्शन सी में दे रखा है रूस, और ऑप्शन डी में दे रखा है जर्मनी। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जर्मनी। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जर्मनी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय व्यापारियों द्वारा किस वस्तु के यूरोप में निर्यात किए जाने पर रोक लगा दी गई थी। तो कह रहा है कि भारतीय व्यापारियों द्वारा, जो भारत के व्यापारी थे, कह रहे थे कि किस वस्तु के जो वस्तु थी यूरोप में निर्यात किए जाने पर रोक लगा दी गई थी। निर्यात यानी कि वहाँ से नहीं लाया जा सके। ठीक है, वहाँ नहीं लाया जा सके। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है गेहूं, और ऑप्शन बी में दे रखा है अफीम, और ऑप्शन सी में नील, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या, सूती वस्त्र। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सूती वस्त्र को निर्यात में रोक लगा दी गई थी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में। अब देखिए हम चलते हैं प्रश्न। देखिए ये अभी क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन ए में है वर्ष 1922 में, ऑप्शन बी वर्ष 1931 में, ऑप्शन सी वर्ष 1928 में, और ऑप्शन डी में दे रखा है वर्ष 1935 में। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 1931 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1931 में
इन्होंने प्रारंभ किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि डायमंड सूत्र किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है? डायमंड सूत्र किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है चीन, और ऑप्शन बी में दे रखा है जापान, और ऑप्शन सी में दे रखा है कोरिया, और ऑप्शन डी में जो दे रखा है भारत। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जापान। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जापान। यहाँ तक आप लोग समझ। अब देखिए प्रश्न 8 को देखेंगे कि बेल्जियम किस देश के अधीन था? यह भी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेल्जियम किस देश के अधीन था? तो पहला ऑप्शन में दे रखा है हॉलैंड, ऑप्शन बी में दे रखा है ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन सी इटली, और ऑप्शन डी जो है प्रासा। ठीक है, ऑप्शन डी में है हमारे पास प्रासा। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हॉलैंड। ऑप्शन ए हमारे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है नवीकरण नवीकरण योग्य, और ऑप्शन बी में दे रखा है क्या? प्रवाह, ऑप्शन सी में दे रखा है जैव, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या? अनवीकरण योग्य। ठीक, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है हमारे पास डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अनवीकरण योग्य। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से देखेंगे कि अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है? कौन सी मृदा है जो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी लैटेराइट मृदा, और ऑप्शन डी में दे रखा है पर्वतीय मृदा। तो हमारे पास आप राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा क्या होती है? उपजाऊ मृदा होती है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में। अब देखिए अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है? जो बागानी फसल है वही हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है गन्ना, और ऑप्शन बी में दे रखा है कपास, और ऑप्शन सी में दे रखा है कहवा, और ऑप्शन डी में दे रखा है जूट। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहवा जो है कैसी फसल है? बागानी फसल है। अब देखिए भारत में अगला प्रश्न है 12 कि भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए सेवाएं, ऑप्शन बी कृषि, और ऑप्शन सी उद्योग, और ऑप्शन डी पर हमारे पास क्या दे रखा है? व्यापार। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि जो है आजीविका का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 13 को देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? यह भी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कि ऑप्शन ए में दे रखा है एक रेल परिवहन, और ऑप्शन बी में दे रखा है क्या? सड़क परिवहन, ऑप्शन सी में दे रखा है क्या? वायु परिवहन, और ऑप्शन डी में दे रखा है जल परिवहन। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेल परिवहन जो है भारत की सबसे बड़ी परिवहन है, परिवहन प्रणाली है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे। देखिए अब 14 प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका आयात भारत में किया जाता है? यानी कि दूसरे देशों से भारत में लाया जाता है, वही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है चाय, ऑप्शन बी में दे रखा है काफ़ी, और ऑप्शन सी में दे रखा है पेट्रोलियम, और ऑप्शन डी में लौह अयस्क। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पेट्रोलियम। तो पेट्रोल को जो है हम बाहर से लाते हैं। ठीक है, आयात कह रहा है, निर्यात यानी कि यहाँ से भेजा जाता है, और आयात यहाँ से यानी कि बाहर से इंडिया में या भारत में जहाँ भी लाया जाता है उसे आयात, या अपने देश से कहीं दूसरे देश में भेजा जाता है उसे निर्यात करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में। अब देखिए कि 15 प्रश्न क्या कह रहा है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट जो रेत है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वही हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में खनिज तेल, ऑप्शन बी में यूरेनियम, ऑप्शन डी में थोरियम, और ऑप्शन सी में थोरियम, और ऑप्शन डी में क्या है? कोयला। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी थोरियम जो है पाया जाता है किसमें? मोनाजाइट रेत में। अब देखिए देखेंगे 16 प्रश्न संख्या 16 देखेंगे कि बेल्जियम में वर्ष 1970 और 1943 के मध्य संविधान
कितने बार संशोधन किया गया? बेल्जियम का जो संविधान है 1970 और 1993 के बीच में कितने बार संशोधन किया गया, वही हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 2 बार, और ऑप्शन बी में दे रखा है 3 बार, और ऑप्शन सी में दे रखा है क्या हमारे पास 4 बार, और ऑप्शन डी में 5 बार। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सी। हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 4 बार जो है संशोधन किया गया है। अब देखिए, देखेंगे प्रश्न संख्या आगे कि 17 देखेंगे कि भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य भाषाओं की अनुसूचित, ठीक है, भाषा का दर्जा दिया गया है। कितनी भाषाओं का? तो ऑप्शन ए में है 21, और ऑप्शन बी में है 22, और ऑप्शन सी में 28, ऑप्शन डी में है 23। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 21 भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अनुसूचित यानी 21 भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। अब चलते हैं हम आगे, देखिए अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा किस राज्य को विशेष स्थिति प्राप्त राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन ए में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी में है नागालैंड। तो हमारे पास राइट आंसर जम्मू कश्मीर को, ठीक है, विशेष स्थिति का राज्य का दर्जा प्राप्त यानी दिया गया है। ठीक है, अब देखिए देखेंगे 19, प्रश्न संख्या 19 की काले दस्ताने और बधी हुई मुठ्ठियाँ जो है किसका प्रतीक है या प्रतीक हैं? तो ऑप्शन ए में दे रखा है क्या ओलंपिक शक्ति की, ऑप्शन बी में दे रखा है खिलाड़ियों की एकजुटता की, ऑप्शन सी में दे रखा है यूरोपीय, ठीक है, श्रेष्ठता की, और ऑप्शन डी में दे रखा है अश्वेत शक्ति की। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अश्वेत शक्ति की। ठीक, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा अश्वेत शक्ति की। अब देखिए देखेंगे अगला प्रश्न यानी 20 प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न, महात्मा गांधी के अनुसार किसे राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है संविधान, ऑप्शन बी में राज्य, और ऑप्शन सी में धर्म, और ऑप्शन डी में विधि। ठीक, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, धर्म को जो है अलग नहीं किया जा सकता है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 21 की समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन ए में दे रखा है 1973, ऑप्शन बी में 1974, और ऑप्शन सी में दे रखा है हमारे पास 1975, और ऑप्शन डी में दे रखा है 1976। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 1976। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 22 की लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वो कौन सी? देखिए पहला क्या है राजनीतिक दल, और ऑप्शन बी में दे रखा है समाचार पत्र, और ऑप्शन सी में दे रखा है क्या नौकरशाही, और ऑप्शन डी में दे रखा है स्वयं सहायता समूह। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, राजनीतिक दल, ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे, अब देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अब तीसरा हमारा 23वां प्रश्न क्या है? विकास का महत्वपूर्ण घटक है। देखिए इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन ए में आय दे रखा है, और ऑप्शन बी में औसत आय, और ऑप्शन सी में दे रखा है राष्ट्रीय विकास, और ऑप्शन डी में दे रखा है हमारे पास क्या उच्च विकास। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आय। ठीक, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आय। अब देखिए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन डी बी में दे रखा है खनन क्षेत्र, ऑप्शन सी में औद्योगिक क्षेत्र, और ऑप्शन डी में कृषि क्षेत्र। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 25 की वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं क्या? कहते हैं प्रत्यक्ष विनिमय, अप्रत्यक्ष विनिमय, मौद्रिक, और यहाँ पर क्या दे रखा है? ऑप्शन डी में क्रय विक्रय। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विनिमय। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 25 से 25 क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे लघुत्तरी प्रश्न, उसके बाद देखेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, देखिए इसमें हम देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लघुत्तरी प्रश्न जो 3 नंबर का पूछेगा,
4 नंबर का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर का। पहले 3 नंबर का पूछता था, अब जो है पेपर में 4 नंबर का पूछेगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न पहला, इसमें देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण में मेजिनी काबूर और गरिबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें मेजनी काबूर और गैरिबाल्डी का क्या योगदान था, वही हमसे पूछ रहा है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए आपसे उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, यानी कि 1870 ईस्वी में हुआ। इसके एकीकरण में जोसेफ मेजनी ने क्या किया था, जोसेफ मेजनी जो था इसके यानी कि इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजनी जो है ने क्या कह रहा है कि प्रयास करने प्रारंभ किए। बहुत से क्या किए, प्रयास किए, और प्रयास करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि इस प्रयास में सार्डिनिया के प्रधानमंत्री क्या, काउंट काबूर के साथ मिलकर गैरिबाल्डी ने बड़ी कूटनीति, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी कूटनीति यानी कि रणनीति, बहुत सी रणनीति बनाई। और क्या करे कि रणनीति यानी कूटनीति से ऑस्ट्रियाई सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, कूटनीति बनाकर ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित कर दिया। और यहाँ पर क्या कह रहा है आगे कि 1861 ईस्वी में इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। तो इटली का राजा किसे घोषित किया गया, ऑप्शन यानी बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछ सकता है क्या कि इटली का राजा किसे घोषित किया गया, तो इमैनुएल द्वितीय को। ठीक है, अब देखिए किया गया था तथा 1871 ईस्वी में रोम को इसमें मिलाकर इटली का एकीकरण कर दिया गया। यानी कि ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें किसे मिलाया गया, रोम को मिलाया गया और उसे क्या कर दिया गया, इटली का एकीकरण। यहाँ तक आया आप लोग समझ में। अब देखिए आगे चलते हैं, प्रश्न 2 को देखेंगे कि क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था। तो देखिए उत्तर में हम क्या देखेंगे, जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए जाने के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। जो जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो लोग भाग लिए थे, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, उनके क्या हुए कि भारत की सुरक्षा जो क्या पड़ गई थी, खतरे में पड़ गई थी। तो उसी से देखिए क्या कह रहा है कि अतः गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम बार 8 अगस्त कितने को 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। तो आप यानी बहुविकल्पी प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, यानी कि 8 अगस्त 1942 को इन्होंने क्या किया, निश्चय किया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी यहाँ पर ठीक है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसका नारा दिया था, करो या मरो का। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि या देखिए यहाँ पर भी एक बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे, अब देखेंगे अगला प्रश्न। इसमें का लघुत्तरी प्रश्न में क्या, तीसरा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न तीसरा क्या कर रहा है, यह भी क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया है, उनकी विशेषता का वर्णन हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए भारतीय वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण, तो भारतीय वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, तो देखिए भारतीय वन विभाग ने वनों को निम्नवत वर्गीकृत किया है। ऑप्शन यानी कितने में वर्गीकृत किया है, तो देखिए पहला में है आरक्षित वन। तो आरक्षित वन किसे कहते हैं, वह देख लीजिए आप लोग कि जिन वनों में वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु शिकार पर प्रतिबंध होता है,
ऐसा कोई वन होगा जिसमें जो वन्य प्राणी यानी कि जो वनों में रहने वाले प्राणी होते हैं वो शिकार करने पर क्या प्रतिबंध हो या शिकार करने पर रोक लगाया गया हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए वे आरक्षित वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आरक्षित वन। वही वन क्या कहलाते हैं? आरक्षित वन कहलाते हैं। इन वनों पर सरकारी प्रतिबंध होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इन वनों पर क्या होता है? सरकारी प्रतिबंध, यानी कि सरकार इन वनों पर क्या करती है? रोक लगाती है। ठीक, ऐसे वनों को सबसे मूल्यवान वन माना जाता है। क्या माना जाता है? ऐसे वन को सबसे मूल्यवान वन माना जाता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मूल्यवान वन माना जाता है। भारत में 50%, ठीक है, देखिए कितना प्रतिशत? 50% से अधिक वन आरक्षित वन है। कैसे वन है? आरक्षित वन है। अधिक वन आरक्षित वन है। देखिए अब क्या है कि इन वनों से मूल्यवान और टिकाऊ फर्नीचर यानी कि लकड़ियाँ, ठीक है, फर्नीचर की लकड़ियाँ मिलती हैं। जो ये वन है उनसे अत्यधिक समय तक चलने वाली लकड़ियाँ मिलती है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें क्या करा है कि इस प्रकार के वन पंजाब, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा ओडिशा राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ का पाए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा राज्य में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला आप देखेंगे रक्षित वन किसे कहते हैं। तो देखिए जिन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए उचित व्यवस्था की जाती है उसे हम रक्षित वन कहते हैं। देखिए अगर आसपास कहीं आप लोगों को वन होगा तो वहाँ पर कोई वन को काट रहा है, अब आप लोग कोई यानी कि आप भी लोगों में से कोई बचा रहा है उसे, यानी कि उसे ही हम क्या कहेंगे? रक्षित कहेंगे। उसे रोकेंगे कि वन को नहीं काटना चाहिए, सभी लोग मिलकर उसे क्या करेंगे? रोकेंगे, बचाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? रक्षित। ठीक है, अब देखिए क्या करें आगे। वन विभाग के अनुसार भारत के वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वनों के अंतर्गत आता है। यानी भारत के वनों की 1/3 भाग क्या है? रक्षित वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए रक्षित वन वन्य पदार्थ तथा उपयोगी काष्ठ, काष्ठ में तो क्या होता है? लकड़ी। ठीक, काष्ठ देने की दृष्टि से उपयोगी होती है। वन्य पदार्थ यानी वन में जो जो पदार्थ मिलते हैं वो, और उपयोगी लकड़ी देने में क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। ऐसे वन कहाँ पर मिलेंगे? तो हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश में और, ठीक है, आंध्र प्रदेश में इन वनों का विस्तार होता है। यानी इन जगहों पर इन वनों का विस्तार होता है, यानी बहुत से वन पाए जाते हैं इन जगहों पर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में? आइए चलते हैं हम आगे। अब देखेंगे आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसमें एक और हेडिंग, एक और, ठीक है, एक और भाग है, उसे देखेंगे। पहले तो देखेंगे अब आगे अगला भाग। ठीक है, देखिए अवर्गीकृत वन उपरोक्त के, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वन तथा बंजर भूमि को जो समुदाय और सरकार के अधीन है। जो बंजर भूमि होती है और सरकार के अधीन यानी जो सरकारी जमीन होती है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अधीन उसके वर्गीकृत वनों के अंतर्गत रखा गया है। वहाँ पर जो वन होते हैं उन्हें क्या? वर्गीकृत वनों के अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, जैसे देखिए गुजरात, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश आदि में अवर्गीकृत वन क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ये सभी कहाँ पर पाए जाएंगे? देखिए गुजरात में पाया जाएगा, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4। देखिए ये भी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? कह रहा है कि आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, और इसमें 2 प्रश्न पूछ रहा है, क्या समझते हैं और आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर देखिए धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधि कहते हैं। क्या कहा जाता है? आर्थिक गतिविधियाँ कहा जाता है। धन कमाने के उद्देश्य से जो गतिविधि की जाती है उसे हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ। अब देखिए इनमें से कुछ गतिविधियां आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और दूसरों को सेवाएं प्रदान करती हैं। कुछ वस्तुएं क्या होती हैं? आवश्यक उत्पाद जो है प्रदान करेंगी और दूसरों को सेवा पहुंचाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए
आगे की गतिविधियों को उनके सामान्य गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न समूहों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। आर्थिक गतिविधियों को निम्न 3 अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा तरीका है? तो ऑप्शन ए में प्राथमिक और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पहला में दे रखा है क्या कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। और यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ तक है आप लोग समझ में? आइए चलते हम आगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए यह भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बोर्ड के लिए। देखिए क्या कह रहा है कि संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, संघवाद हमसे पूछ रहा है और इसकी प्रमुख विशेषता भी पूछ रहा है। 2 प्रश्न इसमें भी पूछा है। देखिए उत्तर में हम लिखेंगे क्या कि संघनीय शासन व्यवस्था वह होती है, या संघवाद, संघनीय शासन को ही हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, होती है जिसमें सत्ता का बंटवारा हो और राज्य सरकारों के बीच कर दिया जाता है। जो सत्ता होती है उनका बंटवारा राज्य और केंद्र, बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के क्या कर दिया जाता है? बीच कर दिया जाता है। संघवाद व्यवस्था कहलाता है। ठीक, अब देखिए संघवाद व्यवस्था के 2 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? केंद्रीय शासन और राज्य शासन। तो हम देखेंगे क्या कि के रूप में होते हैं। इन व्यवस्था में राज्य सरकारें केंद्र को जवाबदेह नहीं होती हैं, यानी कि जो राज्य सरकार होगी वह केंद्र को जवाबदेह नहीं होगी। ठीक है, कोई भी जवाब कार्य करना होगा जवाब उसका नहीं देगी। ठीक है, देखिए संघवाद की विशेषता क्या है? तो देखिए संघवाद की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहला क्या है? आप पहला में दे रखा है क्या है? संघनीय व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में 2 स्तरों वाली होती है। संघनीय व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में 2 स्तरों वाली होती है। 2 स्तरों यानी कि केंद्र शासन और राज्य शासन। यहाँ तक है आप लोग समझ में? अब देखिए दूसरा में है कि दोनों सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि दोनों अलग एक ही क्षेत्र में रहेंगी और अपने अपने नागरिक समूह पर क्या करेंगे? शासन करेंगे। वो राज्य में करेगा तो केंद्र में करेगा। ठीक, अब देखिए अगला क्या है कि संविधान प्रत्येक स्तर को अपने अस्तित्व और अधिकारों की गारंटी देता है। जो संविधान है प्रत्येक स्तर पर अपने अस्तित्व और अधिकारों को क्या देगा? गारंटी देता है। अब देखेंगे आगे कि संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों स्तरों की सहमति आवश्यक है। यानी कि अगर संविधान में कोई भी संशोधन हो तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? केंद्र शासन और राज्य शासन दोनों की अनुमति लेना आवश्यक होता है, तभी जो है संविधान में हम किसी प्रकार का संशोधन कर पाएंगे। अब देखिए कि सर्वोच्च न्यायपालिका इसमें मुख्य निर्णायक की भूमिका निभाती है। जो सर्वोच्च न्यायपालिका होती है इसमें क्या करती हैं? मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग समझ में? ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 देखिए लघुत्तरी प्रश्न थे जो वेरी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2024 बोर्ड के लिए। ठीक है, अब देखेंगे हम दीर्घ-उत्तरी प्रश्न। आइए चलते हैं दीर्घ-उत्तरी प्रश्न पर। ठीक है, देखिए अब देखेंगे हम दीर्घ-उत्तरी प्रश्न जो 6 नंबर का पूछेगा, पेपर में 6 नंबर का पूछेगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर का पूछेगा तो लंबा भी होगा और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, जो 120 वर्ड में हमें लिखना होता है। अभी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ठीक है, देखिए क्या करें? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। जो जर्मनी और इटली के एकीकरण में योगदान है वही हमसे बताइए। तो देखिए नेपोलियन के पतन के बाद विनाया सम्मेलन में राष्ट्रवाद के सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया गया था। जो जब नेपोलियन का पतन हुआ था तो वियना सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या किया गया था कि उसके सिद्धांत यानी राष्ट्रवाद के सिद्धांत को अस्वीकृत यानी कि नहीं माना गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अस्वीकृत नहीं कर दिया गया था। अब देखिए आगे कि यूरोप में अब राष्ट्रीय
पहचान बनाने के लिए क्रांतियों की श्रृंखला चल निकली। अपनी यानी कि राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए क्या किए, क्रांतियों की श्रृंखला यानी कि लाइन यानी चैन की तरह निकल गए हैं। ठीक है, आगे सबसे लोग बढ़ते गए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कि 1830 एवं 1848 ईस्वी में की क्रांतियों के पश्चात जर्मनी एवं इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में संपन्न हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1830 एवं 1848 ईस्वी की जो क्रांति के पश्चात इन दोनों में जो जितनी क्रांति हुई थी, ठीक है, 1830 और 1848 के बीच, ठीक है, उनके बाद जर्मनी एवं इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में क्या हो गया, संपन्न हो चुका, यानी हो सका, इन्हीं के कारण संपन्न हो चुका यानी हो सका। ठीक है, अब देखिए आगे कि आगे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाएं धीरे धीरे विकास की सीढ़ियां चढ़ती रही, यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी वह क्या कर रही थी, धीरे धीरे प्रगति पर चढ़ रही थी, विकास कर रही थी। ठीक है, अब देखिए आगे कि राष्ट्रवाद की इन्हीं भावनाओं ने राष्ट्रीय चेतना के भाव जगाए हैं, यानी कि राष्ट्रवाद के इन्हीं भावनाओं ने राष्ट्रीय चेतना की क्या भाव जगाए, कि जिज्ञासा जगाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे कि 1848 ईस्वी में जर्मनी महासंघ, ठीक है, यहाँ पर घ बना लीजिएगा, महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद के द्वारा राष्ट्र निर्माण का असफल प्रयास किया गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या किया गया, असफल प्रयास किया गया। अब देखिए आगे देखेंगे 1862 ईस्वी में ऑटो वन बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 1862 ईस्वी में ऑटो वन जो बिस्मार्क था वो प्रसा का चांसलर बना और उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता ली। और क्या कि जो चांसलर था ऑटो वन बिस्मार्क जो था वो प्रसा की, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता ली। अब देखिए इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने हेतु उसने ऑस्ट्रियाई, डेनमार्क तथा फ्रांस से 3 युद्ध लड़े। इन सभी से क्या किए, 3 युद्ध लड़े और इन राष्ट्रों को युद्ध में हराकर वह जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा कर सका। यह जर्मनी के एकीकरण का क्या कर सका, स्वप्न को अपने पूरा कर सका। अब देखिए आगे कि 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वर्साय, ठीक प्यारे बच्चों, वर्साय के महल में प्रसा के शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। किसे बना दिया गया, विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बना दिया गया, वहाँ का राजा बना दिया गया। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करें कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। यह जो बोर्ड एग्जाम यानी कि 2023 का जो है बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न क्या हुआ था, पूछा था। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 2023 में यह प्रश्न पूछा था, वो भी कितने 6 नंबर का। यहाँ पर देखिए छोटा लिखा है लेकिन 6 नंबर का पूछा था। यहाँ पर देखिए भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या मात्र 10% भी नहीं है। लोकसभा में जितनी भी महिलाएं हैं उनका 10% भी महिलाएं उस लोकसभा में नहीं है। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि और यही हाल राज्यों की विधानसभाओं में है, कि विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व मात्र 5% से भी कम है। यानी कि विधानसभाओं में जो औरतों की संख्या यानी 5% से भी क्या है, कम है। अब देखिए आगे, इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से बहुत नीचे है। भारत जो है इन देशों से क्या है, बहुत नीचे है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से क्या है, बहुत नीचे है। देखिए यहाँ पर
परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि यदि महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाए तो भी क्या कह रहा है, अगर महिला प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने तो भी यहाँ पर क्या कह रहा है कि मंत्रिमंडलों में पुरुषों का वर्चस्व देखा गया है, यानी कि पुरुषों की संख्या में, यानी पुरुष संख्या में अधिक देखे गए हैं। वही इसके कहने का मतलब है, महिलाएं नहीं देखी गई हैं। ठीक, अब देखिए आगे प्रश्न देखेंगे। अगला हम देखिए इतना बस लिख देंगे, आप लोगों को 6 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए यह भी क्या है, 6 नंबर का पूछा है, उससे भी छोटा है। देखिए इसमें भी देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इससे थोड़ा बड़ा पड़ेगा, छोटा नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है। भूमि संसाधन के कोई निम्न महत्व लिखिए, यानी 3 महत्व लिखिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ कर पढ़िए। ठीक है, समझ कर पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छा होगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिखेंगे, उतना जो है आप लोगों के लिए अच्छा होगा, आप लोगों को याद होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कलम पेन उठाइए, कलम कापी उठाइए और लिखना चालू कर दीजिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आज से आप लोग पढ़ना अगर प्रारंभ करेंगे तभी 95% जो है आप लोग पेपर में मार्क्स यानी कि पा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ भी नहीं पढ़ा हो आज से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हर एक विषय की सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे कि क्या कह रहा है कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि हमारे पास क्या है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार आदि आधारित हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी नृत्य कार्य होते हैं मनुष्य के, वह सभी क्या धरती पर ही संभव है। ठीक है, और अन्य जगह पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कि भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, भूमि का सावधानी एवं योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना चाहिए, भूमि का योजनाबद्ध यानी कि योजना बनाकर और सावधानी से अच्छी तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे देखेंगे इसमें का। देखिए इसी में और प्रश्न क्या कह रहा है कि आगे, भूमि संसाधन के प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि भूमि संसाधन की कोई 3 महत्व लिखिए, तो प्रमुख महत्व क्या है, निम्नलिखित है। पहला महत्व हमारे पास क्या है कि भूमि मनुष्य के जीवन का आधार है। भूमि क्या है, मनुष्य के जीवन का क्या है, आधार है। भूमि के अभाव में मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, यानी कि जब भूमि ही नहीं रहेगी तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, यानी वह जी नहीं सकता है। अब देखिए आगे कि मनुष्य के जीवन के सभी क्रियाकलाप जैसे चलना फिरना, व्यवसाय, मकान, दुकान, कृषि एवं कारखानों सभी भूमि से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो भी नृत्य कार्य हो रहे हैं, यानी कि हमें घर की आवश्यकता है, मकान यानी दुकान की आवश्यकता है, किसी प्रकार का व्यवसाय करना हो, तभी भी हमें ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यानी ज़मीन हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखिए आगे कि अगला प्रश्न, यानी अगला इसमें क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु 3 पूछा है, तो दूसरा देखेंगे कि अधिकांश ऊर्जा के उत्पादन का साधन कोयला तथा पेट्रोलियम का स्रोत भी क्या है, भूमि ही है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कोयला और जो पेट्रोल होते हैं वह सभी क्या होते हैं, हमारे पास भूमि से ही हमें मिलते हैं, भूमि से ही हमें क्या होते हैं, मिलते हैं। अब देखिए आगे तीसरा है क्या कि अधिकांश परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास भूमि पर ही हुआ है। सड़क, रेल मार्ग, ठीक है, डाक तार आदि का विकास भूमि पर निर्भर करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रेल हो, सड़क हो, सभी चीज़ क्या हो, भूमि पर ही निर्भर करेंगी। यहाँ तक है आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे, अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4। ये भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी जो है 2023 बोर्ड में पूछा गया था। ठीक, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि संगठित व असंगठित क्षेत्रक में, संगठित व असंगठित क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए क्या समझते हैं, और आगे इसी में पूछ रहा है कि असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों के संरक्षण के उपाय बताइए। तो आप क्या समझते हैं, पहले उत्तर तो दे दीजिए। तो देखिए, संगठन की दृष्टि से
अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, संगठित क्षेत्रक, और आप दूसरा क्या है, असंगठित क्षेत्रक। तो इसमें देखेंगे हम संगठित क्षेत्रक किसे कहते हैं। तो देखिए संगठित क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक क्षेत्र में वे उद्यम कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियत रहती है। देखिए उद्यम कार्य यानी कि जहाँ पर क्या हो, रोजगार की अवधि क्या हो, नियत हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि जो रोजगार हमारे पास हो उसमें क्या हो, अवधि जो यानी कि समय जो है यहाँ पर नियत हो कि हमें इतना समय करना है काम को। ठीक, और यहाँ पर देखिए आगे कि लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, यानी कि लोग जो होते हैं उसमें सुनिश्चित काम होता है, यही काम हमें करना है तो करना है। ठीक, और यहाँ पर देखिए आगे कि रोजगार सुरक्षित रहता है, यानी कि रोजगार भी उनका क्या होता है, सुरक्षित रहता है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें कोई हटा भी नहीं सकता। ठीक, उद्यम पंजीकृत होते हैं तथा सभी उद्यम नियमों व विनियमों का पालन करते हैं। सभी नियम का क्या करेंगे, पालन करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आगे असंगठित क्षेत्र। ठीक है, देखिए असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं कि असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और क्या कह रहे हैं कि छोटी छोटी बिखरी हुई इकाइयाँ जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। जो सरकार का उस पर नियंत्रण न हो वो क्या होती हैं, बाहर होती हैं। उनसे क्या होती है, बाहर होती हैं, से निर्मित होता है। इससे रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। जो रोजगार है उसकी समय क्या होती है, नियमित नहीं होती है, नियत नहीं होती है, कब तक रहेगी यह रोजगार और कब तक नहीं रहेगी, उससे यह नियत नहीं रहेगा। अब देखिए आगे, और लोगों के पास सुनिश्चित या सुरक्षित रोजगार नहीं होता है। यह लोगों के पास सुरक्षित और सुनिश्चित रोजगार नहीं रहता। ठीक, उद्यमों का पंजीकरण आवश्यक नहीं होता है तथा नियम और विनियम होते हैं तो परंतु उनका अनुपालन नहीं किया जाता, यानी कि पालन नहीं किया जाता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे, अतः इसमें श्रमिकों और कर्मचारियों का पर्याप्त शोषण होता है। इसमें क्या होता है, असंगठित क्षेत्र में जो है श्रमिक जो होते हैं, जो काम करते हैं, उसमें कर्मचारी जो होते हैं उनका अधिक शोषण किया जाता है, उन्हें अधिक तंग किया जाता है। ठीक, अब देखिए आगे अगला प्रश्न, अब देखिए हेडिंग देखेंगे क्या, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के संरक्षण के उपाय। संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं। तो पहला है कि किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, भंडारण सुविधा तथा विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सभी चीज़ क्या हो, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ठीक, अब दूसरा देखिए, श्रमिकों को रोजगार से सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराए जाएं। सुनिश्चित अवसर उपलब्ध, जो सुरक्षित अवसर नहीं थे वो भी क्या उपलब्ध कराए जाएं। अब देखिए तीसरा, कर्मचारियों व श्रमिकों को शिक्षा, चिकित्सा सुविधा व आवास सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएं। कर्मचारी जो हैं उनको शिक्षा, चिकित्सा, आवास की, घर रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ठीक, अब देखिए आगे देखेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर सरकारी मदद दी जाएगी। अगर किसी भी प्रकार का आवश्यकता पड़ेगी तो उसे सरकारी मदद भी दी जाएगी। अब देखते हैं आगे कि नियमों तथा विनियमों का पालन कराया जाए। नियम जो है, नियमों तथा विनियमों का पालन कराया जाए। इनमें जो है, जो नियम को नहीं मान रहे थे वह नियम और उन सभी को क्या मानेंगे, उन्हीं का पालन कराया जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम यानी 2024 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्या है, विवेक लेक्चरर। ठीक, ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट की आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी और सभी क्या होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, जितने भी सभी जो है बार बार पूछे गए प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में, यानी कि हर एक वीडियो में, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो में आप लोगों को लाया जाएगा। और मॉडल पेपर भी 2 दिन में आप लोगों के पास पहुँच जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मॉडल पेपर की आप लोगों की फोटो कापी चाहिए, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यानी PDF चाहिए, तो आप लोग हमारे मोबाइल नंबर यानी कि व्हाट्सअप कर सकते हैं क्या, 92 64 97 83 34 पर। ठीक, यानी कि
9264978334 पर ओनली क्या करेंगे, व्हाट्सअप। ठीक है, ठीक, व्हाट्सअप केवल करेंगे, कॉल मत कीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए व्हाट्सअप करेंगे तो आप लोगों को पीडीएफ भी आप लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, ग्रुप हम बना देंगे, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। तब तक के लिए बाय, चलते हैं आगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद।